नमस्कार। इस खास विश्लेषण में स्वागत है। आज हम भारत के सबसे अहम और शायद सबसे जटिल ऐतिहासिक किस्सों में से एक पर बात करने वाले हैं। ये कोई आम विषय नहीं है, बल्कि सदियों का एक ऐसा सफर है जिसने एक पूरे राष्ट्र के विमर्श और सोच को गहराई से आकार दिया है। अब इस एक विचार पर जरा गौर कीजिए, जहां आस्था, इतिहास, संस्कृति, कानून और करोड़ों लोगों की भावनाएं एक साथ जुड़ गई हों। सच में, ये पंक्ति कितनी खूबी से दिखाती है कि कैसे सदियों से ये सारे तत्व एक ही जगह पर आकर कितनी गहराई से आपस में गुंथ गए हैं। तो चलिए, अब बिना देरी किए इसमें थोड़ा गहराई से उतरते हैं। इस ऐतिहासिक सफर को हमने 6 स्पष्ट हिस्सों में बांटा है, ताकि सब कुछ बिल्कुल स्पष्ट रहे। पहला, आस्था और इतिहास का केंद्र। दूसरा, 16वीं सदी का निर्माण। तीसरा, विवाद और कानूनी शुरुआत। चौथा, 1992 और उसका राष्ट्रीय प्रभाव। पांचवां, एएसआई और सुप्रीम कोर्ट। और आखिर में, भव्य राम मंदिर। तो शुरुआत करते हैं अपने पहले पड़ाव से, आस्था और इतिहास का केंद्र। आइए सबसे पहले इस जगह के प्राचीन संदर्भ को समझते हैं। देखिए, रामायण कई प्राचीन ग्रंथों और सदियों से चली आ रही लोक परंपराओं के मुताबिक भगवान राम, जिन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम भी कहा जाता है, उनका जन्म अयोध्या में हुआ था। इसी वजह से अयोध्या प्राचीन भारत के सबसे महत्वपूर्ण और पवित्र नगरों में से एक माना जाता है। ये एक ऐसी जगह है जहां हजारों सालों से लोगों की अनंत आस्था जुड़ी है और इसे एक पावन जन्मभूमि के रूप में पूजा जाता रहा है। अब इस टाइमलाइन पर एक नजर डालिए। समय के इस विशाल विस्तार को देखना वाकई जरूरी है। एक प्राचीन धार्मिक मान्यता 16वीं शताब्दी के निर्माण काल से होते हुए 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश प्रशासनिक विभाजनों तक कैसे पहुंची। ये सिर्फ समय बीतने की बात नहीं है, बल्कि ये दिखाता है कि कैसे एक प्राचीन आस्था अलग अलग ऐतिहासिक दौर से गुजरते हुए एक बेहद जटिल प्रशासनिक मुद्दे में विकसित हो गई। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, यानी 16वीं सदी का निर्माण। यहाँ से हम सीधे मुगल काल में प्रवेश करते हैं। अब इस स्लाइड के बारे में जो सबसे दिलचस्प बात है, वो है इन ऐतिहासिक दावों की बिल्कुल तटस्थ तुलना। बाबर के सेनापति मीर बाकी ने एक ढांचा बनवाया जिसे बाबरी मस्जिद कहा गया। एक तरफ ये दावा किया गया कि मस्जिद का निर्माण भगवान राम के ठीक उसी पवित्र जन्म स्थान पर हुआ था। वहीं दूसरा पक्ष इस दावे से पूरी तरह असहमति जताता रहा कि मस्जिद ने किसी पहले से मौजूद पवित्र स्थल की जगह ली है। बस यही वो मतभेद था जो आगे चलकर सदियों लंबी चर्चा का मुख्य केंद्र बन गया। आइए अब आगे बढ़ते हैं तीसरे भाग पर, विवाद और कानूनी शुरुआत। यहाँ हम 20वीं सदी के मध्य में आते हैं, जहाँ ये ऐतिहासिक विवाद एक औपचारिक कानूनी लड़ाई में बदल गया। 1949। इस साल का वजन और इसकी अहमियत सच में बहुत बड़ी है। इस साल को आधुनिक कानूनी प्रक्रिया के सबसे बड़े उत्प्रेरक यानी एक टर्निंग पॉइंट के रूप में देखा जा सकता है। हुआ ये था कि विवादित परिसर के भीतर रामलला की मूर्तियां प्रकट होने की बात सामने आई। इसके तुरंत बाद प्रशासन ने तेजी से कार्रवाई करते हुए इस पूरे इलाके को बंद कर दिया, यानी लॉकडाउन कर दिया। यही वो विशिष्ट घटना थी जिसने अलग अलग पक्षों को अपने अपने दामों के साथ अदालत का दरवाजा खटखटाने पर मजबूर कर दिया। और यहीं से शुरू हुआ इस मुद्दे का दशकों लंबा कानूनी अध्याय। चौथा पड़ाव 1992 और उसका राष्ट्रीय प्रभाव। 20वीं सदी के अंत तक आते आते यह विषय सिर्फ एक धार्मिक मुद्दा नहीं रह गया था, बल्कि एक बहुत बड़ी राष्ट्रीय और राजनीतिक चर्चा का विषय बन चुका था। 1992 भारतीय इतिहास में ये वर्ष कितना निर्णायक था, ये बात बिल्कुल स्पष्ट है। 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद का ढांचा गिरा दिया गया। एक ऐसी घटना जिसने पूरे देश में तनाव पैदा कर दिया और इसका असर सीधे तौर पर राष्ट्र के ताने बाने पर पड़ा। भारतीय इतिहास की इस बेहद चर्चित घटना ने इस पूरी स्थिति को पहले से कहीं ज्यादा जटिल तो बना ही दिया, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि इसी घटना ने आगे चलकर इस मामले के एक स्थायी कानूनी समाधान की खोज को भी बहुत तेज कर दिया। अब पहुंचते हैं 5वें हिस्से पर, एएसआई और सुप्रीम कोर्ट। ये इस विवाद का अंतिम चरण था, जहां पुरातत्व विज्ञान और देश की सबसे बड़ी अदालत ने मुख्य भूमिका निभाई। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी एएसआई ने उस स्थल पर खुदाई की। अब देखिए, जो निष्कर्ष निकले उनकी अदालत में 2 अलग अलग व्याख्याएं सामने आईं।
पहले दृष्टिकोण का मानना था कि जो संरचनात्मक अवशेष मिले हैं वो बेहद ठोस और महत्वपूर्ण साक्ष्य हैं। वहीं दूसरे दृष्टिकोण ने इन अवशेषों का मतलब बिल्कुल अलग ढंग से प्रस्तुत किया। ये दोनों ही अलग अलग विचार और तथ्य अदालत के सामने पूरे विस्तार से रखे गए। तो सबसे अहम बात यह है कि 2019 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने इस ऐतिहासिक फैसले को आखिरकार कैसे संतुलित किया। सुप्रीम कोर्ट ने सभी ऐतिहासिक दस्तावेजों, कानूनी दलीलों और पुरातात्विक साक्ष्यों का बेहद बारीकी से मूल्यांकन किया। इस फैसले में विवादित भूमि पर मंदिर निर्माण का रास्ता साफ किया गया और साथ ही ये भी निर्देश दिया गया कि मुस्लिम समुदाय को मस्जिद के लिए एक वैकल्पिक जमीन उपलब्ध कराई जाए। इस तरह दशकों से चली आ रही इस कानूनी प्रक्रिया का एक बेहद संतुलित समापन हुआ। और अब हमारा आखिरी पड़ाव, भव्य राम मंदिर। आइए आज के समय में चलते हैं जहां उस कानूनी निष्कर्ष ने एक भौतिक रूप ले लिया है। यहाँ हम देख सकते हैं कि ये मंदिर पारंपरिक भारतीय वास्तुकला की बेहतरीन झलक पेश करता है। इसमें विशाल पत्थरों और भव्य स्तंभों का इस्तेमाल हुआ है और इन पर की गई अद्भुत नक्काशी सच में देखने लायक है। एक दिलचस्प बात यह भी है कि इस पूरे निर्माण के दौरान सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में इस परियोजना को लेकर लोगों में खासी रुचि बनी रही। 22 जनवरी 2024 को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का कार्य संपन्न हुआ। ये क्षण करोड़ों लोगों की आस्था के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण था। इस एक दिन ने इस स्थल को सिर्फ एक इमारत से आगे बढ़ाकर भारत के इतिहास, संस्कृति और विश्वास के एक विशाल प्रतीक में बदल दिया। इस पूरी चर्चा के अंत में एक बहुत ही गहरा सवाल सामने आता है। इतिहास, आस्था और कानून किस प्रकार एक दूसरे को आकार देते हैं? अयोध्या का ये लंबा सफर इसी बात का एक जीवंत उदाहरण है कि कैसे ये तीनों तत्व आपस में गहराई से गुंथकर किसी राष्ट्र की दिशा तय करते हैं। ये एक ऐसा विचार है जो सच में देर तक जहन में रह जाता है।